अगर कोई एक रेखा है जो किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब कुछ ऐसे बोलना चाह रहा है कि मान लीजिए कि मेरे पास एक त्रिभुज है, ठीक है, क्या है, मेरे पास एक त्रिभुज है और ऐसा बोल दिया गया है कि यदि एक रेखा, तो मान लेते हैं हम लोग एक रेखा इसको खींच रहे हैं, ये रेखा, ठीक है, बोला गया कि यदि एक रेखा, योग्य रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को, देखो एक भुजा ये और एक भुजा ये, देखो दो भुजाओं को यहाँ क्या कर रहा है, एक इस जगह पे एक जगह मिल रहा है इस बिंदु पर और दूसरा इस बिंदु पर। त्रिभुज हम लोग का ये है, देख रहा है, तो ये त्रिभुज हुआ और इसकी एक रेखा है जो दो भुजा का नाम देखो अगर देखा जाए तो त्रिभुज में हम लोग जानते हैं तीन भुजा है, एक भुजा ये ए से बी, एक बी से सी और एक वो ए से सी। तो ए बी वाला भुजा और बी सी वाला भुजा हो गया दो बिंदु, अगर हम इसका नाम दे देते थे डी और ये वाला हो गया ई, तो डी और ई को क्या कर रहा है, इस तरह से विभाजित कर रहा है कि तीसरा भुजा के समांतर होना चाहिए। हम लोग ने दे दिया कि भुजा को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, समानुपात में विभाजित कर रहा है ना। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात, लिख रहा है ना, एक ही अनुपात मतलब दोनों बराबर, मतलब दोनों बराबर मतलब यहाँ से ऐसे ए से डी और डी से बी और ए से ई और ई से सी, ये बराबर है, ठीक है। और हम लोग को ये साबित करना, ये दर्शाना है कि जो डी रेखा है वो बीसी रेखा के क्या होगा, समांतर होगा। अगर यहाँ बात करेंगे क्या क्या दिया हुआ है तो देखते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन के आधार पर हम लोग बात करेंगे कि दिया गया है कि ए बी सी त्रिभुज है, क्या है, एक त्रिभुज है, डी एक रेखा है, क्या है, हाँ डी एक रेखा है ना, जो भुजा ए बी और ए सी को विभाजित करता है डी और ई बिंदु पर, है ना। और किस तरह से विभाजित करता है, तो ए से डी और फिर डी से बी जो होगा वो बराबर होगा उधर ए से ई और फिर ई से सी, ये मैं दे दिया है। इसको हम लोग फिलहाल समीकरण एक मान लेंगे। तो सॉल्यूशन में हम लोग को सबसे पहले अगर हम लोग बात किए दिया गया हमें, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें कि ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या है, और डी एक रेखा है जो किस तरह से काटा हुआ है, ए बी सी को ए डी बाई डी बी में और उधर डी बी बाई ए सी में। लेकिन हम लोग को सिद्ध क्या करना है, हम लोग को सिद्ध ये करना है कि ये जो डी रेखा है वो बीसी के समांतर हो, मतलब सिद्ध यही करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो डीई को समांतर सिद्ध करना है बीसी। अब हम लोग यहाँ पे रचना करेंगे और रचना में ध्यान दोगे एक रेखा खींचेंगे, ठीक है, एक ऐसा रेखा खींचेंगे जो बीसी के समांतर है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ऐसे, इस बिंदु से ऐसे एक रेखा खींचेंगे जो क्या होगा, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। और इस बिंदु का नाम देंगे हम ई वाला का नाम ई था, इसका नाम दे देंगे ई डैश। क्या नाम देंगे, ई डैश। मतलब यहाँ ये बोल रहे हैं कि डी ई डैश समांतर बीसी खींचे। मतलब हम एक रेखा ऐसा खींचे हैं जो बीसी के समांतर है। अब हम लोग प्रमाण में आएंगे, इसमें आएंगे प्रमाण में आएंगे
और परिमाण में सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो DE है, हम लोग क्या रचना लिखे कि DE किसके समांतर है, जो DE डैश है वो समांतर है BC का। अब हम लोग जो थ्योरम पिछला क्लास में पढ़े थे वो ये पढ़े थे कि अगर कोई त्रिभुज हो और एक रेखा, जो ये रेखा है, इसका अगर समांतर होगा तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ का भुजा का अनुपात और इधर वाला भुजा का अनुपात आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे इसी प्रमेय का यूज करेंगे, प्रमेय 6.1 है ना। तो प्रमेय 6.1 से बोलो या फिर हम लोग कह सकते हैं थेल्स प्रमेय से। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय से ये बोलेंगे कि A से D और D से B इक्वल होगा A से E डैश, याद रखना E डैश बोल रहे हैं, A से E डैश और फिर E डैश से C, ये हम बोल रहे हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहे हैं? AD से DB, AD से DB और AE डैश से E डैश C, इसीलिए क्योंकि हम लोग माने हैं कि DE डैश समांतर है BC का। देखो DE डैश समांतर है BC का, तभी हम लोग ये प्रमेय लगा सकते हैं, क्योंकि प्रमेय 6.1 हम वही लगा सकते हैं जहां समांतर दिया हुआ हो। समझ रहे हो? समांतर दिया हुआ रहेगा तभी हम भुजाओं के अनुपात को लिख सकते हैं। यही थ्योरम था थेल्स थ्योरम में, कि अगर किसी त्रिभुज की कोई ऐसा रेखा जो त्रिभुज की कोई भुजा के समांतर होता है तो फिर उसके भुजाओं को हम क्या कर सकते हैं, अनुपात में लिख सकते हैं। ये हम लोग का थेल्स थ्योरम सिखाया है। अब हम लोग यहाँ इसको समीकरण अगर 2 मान लेते हैं तो समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे तो हम लोग को कुछ मिलेगा। देखो क्या मिलेगा, तो बोलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 तथा 2 में देखा जाए तो समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 ये है। समीकरण 1 का जो LHS है, समीकरण दूसरा का भी LHS बराबर एकदम है। इसका मतलब ये हुआ कि समीकरण पहला का जो RHS होगा समीकरण दूसरा के RHS के बराबर होगा। मतलब हम लोग ये लिखेंगे कि जो AE है वो बाई EC, AE बाई EC इक्वल है किसका, तो AE डैश बाई E डैश C का। समझ पा रहे हो कहना क्या चाह रहे हैं? अब हम लोग ये दोनों में क्या करें, एक जोड़ देते हैं। दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, इसको एक ऐसे जोड़ देते हैं, ऐसे। इस तरह इधर भी एक जोड़ेंगे और E डैश में और जो E डैश C था इधर भी एक ऐसा जोड़ेंगे। अब जोड़ने के बाद नीचे समझे कुछ है तो 1 ही है। अगर LCM लेते हैं हम लोग, LCM लेंगे इधर तो EC ही मिलेगा, EC और 1 का तो AC होगा और यहाँ पे AE होगा, EC 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे EC मिलेगा। उसी तरह यहाँ भी LCM होगा E डैश C का, यहाँ पे AE डैश मिलेगा और साथ में E डैश C मिलेगा। अगर हम इसको अच्छे से देखें डायग्राम में तो AE प्लस EC, तो A से लेकर E और फिर E से लेकर E डैश, मतलब पूरा क्या हो रहा है, AC हो रहा है। क्या हो रहा है, पूरा AC। और यहाँ क्या हो गया, EC। उसी तरह इसको देखें, A से E डैश और फिर E डैश से C, मतलब देखो A से E डैश और E डैश से C, तो फिर से हमको पूरा मिलेगा कौन चीज, AC। और नीचे क्या है, E डैश C, नीचे क्या है, E डैश C। तो कुल मिला क्या दिख रहा है, इधर भी AC है इधर भी AC है। नहीं, अगर ये वाला AC जो ऊपर में है इधर आएगा तो नीचे में आ जाएगा, तो नीचे के ऊपर तो कट जाएगा, मतलब कह सकते हैं कि ये तो काटेगा। और ये दोनों आपस में क्या मिलेगा, बराबर। EC और E डैश C, EC और E डैश C दोनों बराबर हो गया। अब यहाँ डायग्राम में देखेंगे तो EC का मतलब होता है E से C और E डैश C का मतलब होता है यहाँ से यहाँ। अभी दोनों अगर बराबर है, इसका एक ही अर्थ निकलता है
कि ई वाला बिंदु और ई डैश वाला बिंदु दोनों अलग अलग बिंदु नहीं है, दोनों एक ही जगह है, तभी तो दोनों का दूरी बराबर हो रहा है। यहाँ से यहाँ का दूरी और यहाँ से यहाँ का दूरी, ऐसा तभी तो संभव होगा। अगर हम बोलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ का दूरी बराबर है, बता ऐसा बराबर हो सकता है क्या? तो तब तो बड़ा छोटा हो जाएगा ना। लेकिन यहाँ तो दिखा रहा है दोनों बराबर है। अब दोनों बराबर, इसका एक ही अर्थ निकलता है कि यहीं पे ई भी है और यहीं पे ई डैश भी है, मतलब ई और ई डैश दोनों एक ही बिंदु है। क्या है? देखो हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल के बता रहे हैं इस जगह से कि ई तथा ई डैश दोनों समपाती है। समपाती का मतलब क्या होता है? समपाती का मतलब दोनों एक ही जगह हो ना। दोनों ई तथा ई डैश दोनों समपाती बिंदु हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों एक ही जगह पे है। और दोनों जब एक ही जगह पे है तो हम चाहे ई बोले या ई डैश बोले, दोनों बात एक ही है। तो देखो रचना से हमको क्या पता चला था कि ई डैश जो है, रचना से हम लोग को ये मिला था, रचना से क्या मिला था कि जो ई डैश है डी ई डैश वो क्या है? समांतर है। क्या था? समांतर है बीसी का। अब यहाँ ये देख लो, हम लोग यहाँ से तो बताएं कि ई और ई डैश दोनों समपाती बिंदु है, और दोनों समपाती बिंदु है मतलब ई बोलो या फिर ई डैश बोलो, दोनों तो एक ही बात है ना। तो अब जहाँ ई डैश है वहां आप क्या लिख देंगे? ई, क्योंकि ई डैश ई के ही बराबर है, और ये हो जाएगा समांतर किसका? बीसी का। अब देखो जो डीई है किसके समांतर दिखाने वाला था? तो यही चीज है ना, डीई किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। तो ये जो थ्योरम है प्रमेय 6.1 का ही जस्ट उल्टा थ्योरम है। प्रमेय 6.1 में और प्रमेय 6.2 में दोनों में क्या अंतर है ध्यान से देखो। प्रमेय 6.1 हम लोग को ये बताता है और प्रमेय 6.2 देखो क्या बताता है। इसमें बोला जाता है कि कोई एक रेखा है जो समांतर है इस रेखा के, समझ रहे हो? और इसमें ऐसा नहीं बोलेगा, इसमें बोला जाएगा कि कोई एक ऐसा रेखा है जो भुजा को समानुपात में बांटा हुआ है। मतलब अगर हम नाम के आधार पर बताएगा कि ए है, ये बी और ये सी है, इसका नाम डी और ई दे देते हैं, ठीक है। इसमें भी हम लोग नाम देते हैं ए, ये बी और ये सी और ये डी और ये वाला ई। तो ध्यान दोगे प्रमेय 6.1 ये जो 6.1 थ्योरम है इसका कहना ये है कि ये रेखा और ये रेखा समांतर है। क्या है? समांतर है। और अगर समांतर होगा मतलब ये आपका पहले दिया होना चाहिए कि समांतर है, तभी आप लिख सकते हो ए से डी और डी से बी बराबर होगा, इधर ए से ई और फिर ई से सी का। मतलब ये रहेगा तभी आप इतना लिखोगे, मतलब ये आपका होना ही चाहिए, तभी आप प्रमेय 6.1 यूज करोगे। लेकिन प्रमेय 6.2 कैसे यूज करोगे? ये पहले ही ऐसा दे रहेगा कि AD बाई DB ये बराबर है आपका इधर AE बाई EC का, ये बराबर है ऐसा इस तरह से। अगर इस तरह से ये बराबर है तो हम लोग लिखेंगे कि ये जो रेखा होगा वो समांतर होगा इस रेखा का। समझ पा रहे हो? तो दोनों में उल्टा नहीं है। इसमें कहता है समांतर होगा, दो भुजाओं के अनुपात को बराबर लिखेंगे। इसमें कहता है अगर भुजाओं के अनुपात पहले से बराबर है तो हम लोग समांतर लिखेंगे। तो ये दोनों थ्योरम को एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि जब क्वेश्चन बनाओगे उस समय आपको यही ध्यान देना है कि दिया कौन चीज है। अगर समांतर दिया हो रहेगा तो भुजा के अनुपात को बराबर लिखेंगे, और अगर आपका दिया हुआ रहेगा भुजा के अनुपात तो हम लोग किसको लिखेंगे? समांतर लिखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट का नाम डी है। समझ पा रहे हो ना? दोनों को भी इसलिए एक जगह बताया। ये 6.2 थ्योरम और 6.1 थ्योरम। 6.1 थ्योरम में फिर से क्या बता रहा है, ध्यान सुनोगे, फिर से बता रहा है। 6.1 थ्योरम में ये बताया गया है
ये रेखा इस रेखा के समांतर होगा तो भुजाओं के अनुपात को बराबर लिखेंगे। इसमें कहता है अगर भुजाओं के अनुपात बराबर है तो हम लोग समांतर लिखेंगे, मतलब इस रेखा को इस रेखा के समांतर लिखेंगे। याद रहेगा ना। अब हम लोग इसके जो थ्योरम था 6.1 और 6.2, फिलहाल दोनों थ्योरम कंप्लीट हुआ है। अभी दोनों थ्योरम से संबंधित जो क्वेश्चन हम लोग का अगला एक्सरसाइज जो 6.2 होगा, तो क्वेश्चन जो हम लोग का है प्रश्नावली 6.2 का पहला है, ठीक है। और इस प्रश्नावली में दो क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब पहला के अंदर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो डीई है वो समांतर है बीसी का, मतलब पहले लिख दिया है कि ये डीई जो है वो बीसी के समांतर है। और यहाँ भी ये बात लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो दूसरा में भी कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। अब ये सोचो कि अगर हम लोग पहला वाला पे बात करते हैं, फर्स्ट वाला नंबर, जब बता दिया गया है कि जो डीई है, ये डीई है वो समांतर है बीसी का, पहले समांतर लिख रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे पहले समांतर लिख रहा है इसका मतलब परमेय कौन सी का यूज करेंगे? 6.1 यूज करेंगे, मतलब कि थेल्स परमेय का यूज करेंगे। और थेल्स परमेय ये सिखाया है अगर समांतर होगा तो भुजाओं के अनुपात को हम लोग बराबर लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे AD बटा DB बराबर क्या लिखेंगे? AD बाई EC। अब हम लोग को यहाँ ये देखना है कि चाचर को जो भुजा का पार्ट है इस सब में हम लोगों को कुछ ना कुछ दे दिया है और कुछ ना कुछ निकालने बोला है। तो सवाल जब पढ़ेंगे कि 1 और 2 में DE समांतर है BC का, पहला में हम बोले कि AD का जो वैल्यू था 1.5 रखें, DB का वैल्यू को 3 रखें, AE का वैल्यू को 1 रखें और EC का वैल्यू निकालने बोला जा रहा है। अब अगर यहाँ से इसको यहाँ गुना करेंगे, क्रॉस गुना, तो सबसे पहले एक स्टेप तो ये आता 1.5 इंटू EC और इधर से मल्टीप्लाई आता तो 3 1 जा 3 आता। तो हम यहाँ से बोल रहे हैं EC को निकालना है, तो ये 3 आएगा, ये 1 पॉइंट नीचे आएगा। अब पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 मिलेगा और ऊपर बनेगा हम लोग का 30 और नीचे बनेगा 15 और ये काट देंगे 15 दूना 30, तो EC का जो वैल्यू है वो निकलेगा 2 सेंटीमीटर। अब ये समझ में आया पहला नंबर का सॉल्यूशन, ये हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन। अभी हम लोग इसी का सेकंड नंबर का सॉल्यूशन करते हैं, सेकंड नंबर। तो यहाँ भी वही खेला है कि जो DE है वो समांतर है किसका? BC का। तो हम लोग यहाँ अगर परमेय का इस्तेमाल करते हैं, कौन सा परमेय? परमेय 6.1, क्योंकि हम लोग जान रहे समांतर दे है तो इसका यूज कर सकते हैं। और जब इसका यूज करेंगे कैसे लिखेंगे? A से D बाई D से B इक्वल टू होगा इधर A से E और फिर E से C। अगर हम यहाँ पुट करते हैं AD, तो AD तो निकालने बोला इसमें, तो AD छोड़ देंगे, लेकिन DB दिया हुआ है 7.2 और AE दिया हुआ है 1.8 और EC दिया हुआ है 5.4। केवल उसको भी यहाँ भेजेंगे क्योंकि AD ही तो निकालना है। अब AD निकालना है तो हम केवल उसको भेजेंगे वहां, यानी AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 और डिवाइड में कौन है तो 5.4 है। तो पहले ऐसे हटा लेते हैं, अगर इसका पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 जाएगा, अगर इसका पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 जाएगा। मालूम है नहीं सब। अभी 18 और क्या बन गया 54, तो 9 के टेबल में दोनों कटता है, नहीं कटता है। 9 के टेबल में ये कितना बार में कटता है? 6 बार में, 6 बार में 9 6 जा 54 होता है। और 9 के टेबल में ये 2 बार में, और ये 2 के टेबल में 3 बार में। अब ये 3 को काट सकते हैं हम, 10 पे से कट गया और 3 को काट दें तो 3 दूना 6 और 3 चौके 12, मतलब फाइनली 2.4 सेंटीमीटर आएगा। तो AD का वैल्यू मिलेगा 2.4 सेंटीमीटर। तो ये वाला समझ में आया है? मतलब ये जो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन था, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2 पे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है कि किसी त्रिभुज PQR की भुजा PQ और PR क्रमशः बिंदु E तथा F स्थित है,
निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताना है कि EF जो है QR के समांतर है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं इधर बगल में, और इसका नाम पहले ले लेते हैं PQR। ये त्रिभुज का नाम क्या है? PQR। तो त्रिभुज का नाम हो गया PQR, और इसी PQR में एक लाइन है जो समांतर है कि नहीं यही जांच करना है, और इसका नाम दिया गया है EF। मतलब यहाँ पर समांतर जांच करना है कि मतलब ये इसका समांतर है कि नहीं है। तो सोचो हम लोग थ्योरम 6.2 में क्या पढ़े कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, भुजाओं के अनुपात बराबर होगा तो ये भी क्या होगा? समांतर होगा। अगर भुजाओं के अनुपात बराबर नहीं हुआ तो फिर वो समांतर नहीं होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन में हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में पहला नंबर में कि सब दिया हुआ है, इसका भुजाओं का अनुपात को पहले आप लिखो ऐसे, P से E बाई E से Q इक्वल टू P से F और फिर F से R। अब यहाँ सब वैल्यू पर होगा, पहला क्वेश्चन का सब दिया हुआ है। PE का वैल्यू 3.9, EQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, PF का वैल्यू 3.6, FR का वैल्यू 2.4। अब देखो दोनों तरफ का वैल्यू अगर सेम आ गया, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, तो बोलेंगे कि EF समांतर है QR का। समझ रहे हो? और अगर ये दोनों का वैल्यू बराबर नहीं आया तो हम लोग बोलेंगे ये इसके समांतर नहीं है। तो इसको काटते हैं 3 का टेबल में, 3 × 1 = 3, 10 मान लो, और 3 × 3 = 9। अगर इसको हम लोग काट देते हैं, पॉइंट तो हट जाएगा, 10 10 आएगा, ऐसे कट जाएगा। अब इसको काटते हैं 3 का पाना में, 3 × 8 = 24, 3 का पाना में 12 12, 4 का पाना में 4 दूना 8 और 4 3 = 12। तो इधर का जो आंसर आ रहा है, अगर इसको भी अगर अगर पॉइंट हटा देंगे तो 13 बटा कितना मिलेगा? 10 मिलेगा ना। इधर कितना मिल रहा है? 3/2। तो अगर इसको काटेंगे तो काटेगा भी नहीं। अच्छा, इसको अगर डिवाइड देके देखते हैं कितना मिलता है, 2 को 3 से भागा देते हैं तो 2 × 1 = 2, 1 अच्छा यहाँ नहीं आ रहा बराबर। इधर 1.3, इधर कितना 1.5 है, इधर 13/10, इधर 2/3 है। तो देखो क्या दोनों बराबर है? आप सोचो अगर दोनों बराबर नहीं है, बोलेंगे ये वाला इसके बराबर नहीं है, मतलब 13/10 जो है वो बराबर नहीं है 3/2 के। अब बराबर नहीं है तो याद रखना ये जो रेखा होगा EF समांतर नहीं होगा। किसका? समांतर नहीं होगा। किसका? तो QR। समझ में पहला नंबर का। अब इसी तरह का हम लोग दूसरा नंबर बनाते हैं, यहाँ भी इसी तरह जांच करना है। फिर से वही चीज पूरा आएगा कि PE बाई EQ बराबर PF बाई FR। अब इसमें वैल्यू को रखते हैं। PE का वैल्यू कितना है? 4। EQ का EQ बोलो या QE बोलो, बात है मतलब QE बोलो तो कितना है? 4.5। PF कितना है? 8 और FR कितना है? 9 है कि नहीं ना? यहाँ तो ऊपर नीचे कट भी नहीं रहा है, कट रहा है क्या? अगर पॉइंट हटाते तो 40 हो जाएगा, होगा ना? अब 5 का पारा हम काटेंगे तो 5 × 3 = 40 और 5 × 9 इधर 8/9 मिला है, इधर कितना मिला? 8/9। दोनों बराबर है ना, मतलब हम लोग ये बोलेंगे दोनों क्या है? बराबर। अब बताओ अगर बराबर है, दोनों की तरफ का जो मान है दोनों बराबर है, इसका सीधा मतलब होगा कि जो EF होगा वो क्या होगा? समांतर होगा QR। समझ में आ रहा है ना? बराबर आ गया तो समांतर लिखेंगे। कहां से? तो हम लोग जानते हैं प्रमेय 6.2 में पढ़े थे कि अगर भुजाओं का अनुपात अगर बराबर होगा तो हम लोग प्रमेय 6.2 से ये कहेंगे, क्या बोलेंगे कि जो ये रेखा है जो विभाजन करता है वो रेखा त्रिभुज के समान, रेखा के समांतर होगा।
तो यहाँ वही लिखे EF किसके समांतर होगा, QR। अब एक और बच गया, एक थर्ड नंबर बचा है, इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो ध्यान देना तीसरा नंबर में, जो तीसरा नंबर में क्या क्वेश्चन है, इसमें भी वही चीज है, बस ध्यान देना इसमें कैसे लिख रहा है, P से Q पूरा लिख रहा है, एक तरफ क्या लिख रहा है पूरा, तो वो PQ है ना, और PR का मतलब हो गया इधर भी पूरा ले रहा है, मतलब इधर भी पूरा ले रहा है। फिर है PE, तो PE मतलब इसके ऊपर का आधा ले रहा है, PE, तो इधर भी ऊपर का आधा क्या होगा PF। तो ध्यान देना ये भी परमाय 6.1 का ही हिस्सा है। इसे परमाय 6.1 में क्या पढ़े थे ऐसे कि P से E और E से Q और P से F और F से Q का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ जरूरी नहीं है, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं कि P से Q बटा P से E का अनुपात और P से R बटा P से F का अनुपात क्या होगा बराबर होगा। यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, देखो तीन बात यहाँ से निकलता है परमाय 6.1 से, वे लिख दे रहे हैं। देखो क्या क्या मिलता है परमाय 6.1 से, ठीक है, कि अगर EF समांतर होता है QR का, EF समांतर है QR का, तो हम लोग जानते हैं ये वाला जानते थे केवल A ऐसे कि P से E और E से Q बराबर होता है P से F और F से R, ये नहीं जानता था। तो ये तो होता ही है, और साथ में देखो क्या क्या और हो सकता है। पहला तो ये हो गया, दूसरा हम लोग परमाय 6.1 से ऐसे भी लिख सकते हैं P से पूरा Q, P1 से P से पूरा Q और फिर P से E और इधर भी P से R पूरा और ऊपर का PF। और तीसरा ये भी कह सकते हैं कि अगर पूरा ले रहे हैं मान लो PQ इधर भी, और आपकी बार केवल नीचे वाला EQ ले रहे हैं, तो इधर को ही लेना होगा। P से पूरा अगर हम R ले रहे हैं ऊपर तरफ, तो इसका भी नीचे वाला FR लेना होगा। मतलब जो भुजा का अनुपात इधर लोगे वही भुजा का अनुपात उधर लेना है, तो हम लोग उसको परमाय 6.1 यानी थेल थ्योरम के अंदर ही मानते हैं। उसी में से एक ये दे दिया, अगर इसका मान बराबर आ जाएगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये भुजा इसका क्या है समांतर। समझ पा रहा है ना, जस्ट उल्टा। परमाय 6.1 कहता है कि समांतर होगा तो भुजाओं के अनुपात को बराबर लिखेंगे। अब उल्टा सोचना है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा समांतर होगा। इसका मतलब उधर से ये 6.1 काम करेगा तो इधर से ऊपर तरफ 6.2 काम करेगा। तो यहाँ ध्यान देना, अगर ये दोनों बराबर है, इसका बराबर हो जाता है, तो हम लोग EF को QR के समांतर मानेंगे। तो वैल्यू को पुट करते हैं, PQ का मान कितना दिया 1.28 और PE का मान कितना है 0.18। PR का वैल्यू कितना है तो 2.56 और PF का वैल्यू कितना है तो 0.36। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, क्योंकि हटाएंगे 100 कट ही न जाएगा। यहाँ भी 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा। केवल यहाँ से फाइनली क्या बचेगा 128, नीचे से केवल 18, इधर से 256 और नीचे से 36। अब काट के देख लो बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 का पौना हम काटते हैं तो 9 बार में 2 का पौना में 64, तो यहाँ मिल रहा है 64/9। अब इधर भी देख लेते हैं, 6 का पौना में 36 और अच्छा 6 का पौना कटेगा 6 के 24, 1 नहीं कटा, 4 का पौना काट देते हैं, 4 9 36, 4 6 24 और 4 चौके 16, ये मिल गया 64/9। देखो भुजाओं का अनुपात बराबर है ना, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं परमाय 6.2 से अगर भुजाओं का अनुपात बराबर है तो परमाय 6.2 से हम ये कहेंगे कि ये जो रेखा है EF वो समांतर होगा रेखा QR। तो देखो 2 में समांतर आया है, देखो इसमें समांतर आया है, इसमें समांतर नहीं था। क्यों नहीं समांतर था? क्योंकि इसके भुजाओं के जो अनुपात था वो बराबर नहीं था। तो ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 वाला का पूरा कंप्लीट सॉल्व होगा। तो समझ में आया ना?
तो अगले दिन आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4, है ना। चलो इसको लिखेगा तो लिख लो।